हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस भंडार विद कौशल में। हम लोग पिछले दो वीडियो में 1857 की क्रांति स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें मेन रूप से हम लोग 1857 की क्रांति के कारण, विद्रोह का प्रारंभ, उसके नेतृत्वकर्ता जो कई अलग अलग जगहों पे होता है, उसके बाद इसकी असफलता के कारण एवं इसके परिणाम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज ये 1857 की क्रांति का लास्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग मेन रूप से 1857 की क्रांति का क्या स्वरूप रहा, इसमें विभिन्न इतिहासकारों का, जिसमें कुछ विदेशी इतिहासकार, कुछ आपके भारतीय इतिहासकार का इस विद्रोह को लेकर क्या उनका मत था, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एवं 1857 की क्रांति से को लेकर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जानने वाले हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति को लेकर विदेशी इतिहासकार का क्या मत रहा। सबसे पहले आते हैं सर जॉन लॉरेंस एवं सीले। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले का कथन था कि 1857 का जो विद्रोह था यह पूर्णतः एक सिपाही विद्रोह था। तो सर जॉन लॉरेंस एवं सीले का क्या कहना था? 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। वही एक विदेशी इतिहासकार जिनका नाम था बेंजामिन डिज़रायली ने माना था कि 1857 का जो विद्रोह है वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो बेंजामिन डिज़रायली जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट में आ जाते हैं, इसलिए क्योंकि जितने भी विदेशी इतिहासकार हुए उनमें डिज़रायली ही थे। उन्होंने ये माना था कि 1857 का जो विद्रोह था वो एक राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पे उभर के आया था, अर्थात ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। बाकी जितने भी विदेशी इतिहासकार हैं उन्होंने इस घटना का 1857 के विद्रोह का आलोचना ही किया था। जैसे आगे टी आर होम्स ने क्या कहा था कि 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष था। सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष किसने कहा था? तो टी.आर. होम्स। आगे आते हैं L.E.R. रीज भी याद रख सकते हैं डायरेक्ट। रीज ने कहा था कि यह जो 1857 का विद्रोह था वह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यानी कि भारत के लोग जो थे एक तरह से ईसाई के विरुद्ध इस युद्ध में भाग लिए थे। तो धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा था? तो L.E.R. रीज ने। वही जेम्स ऑर्ट्रम एवं टेलर का क्या मानना था कि यह जो 1857 का विद्रोह था वह मेन रूप से हिंदू और मुस्लिमों का अंग्रेजों के विरुद्ध में रचा गया एक षड्यंत्र था, अर्थात हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र था। तो ये 4 से 5 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले का एक पूर्णतः सिपाही विद्रोह। डिज़रायली का कथन था यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। टी.आर. होम्स का कहना था कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष था। रीज का कहना था कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, और ऑर्ट्रम एवं टेलर का मानना था कि यह हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र था जो अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ा गया था। चलिए, तो ये कुछ विदेशी इतिहासकार। इसके बाद कुछ भारतीय इतिहासकार का भी इस विद्रोह के बाद में मत रहा। क्या रहा? तो सबसे पहले आते हैं वी डी सावरकर का मत था कि 1857 का जो विद्रोह है वह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम किसने माना था? तो वी डी सावरकर ने। इसके बाद आर.सी. मजूमदार ने कहा था। आर.सी. मजूमदार का मानना था, ये ऐसे भारतीय थे जिन्होंने माना था कि 1857 का जो विद्रोह है वो ना तो पहला स्वतंत्रता संग्राम था और न ही ये राष्ट्रीय आंदोलन था। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। आर.सी. मजूमदार ने माना था कि ना तो ये पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम और न ही राष्ट्रीय आंदोलन है। अशोक मेहता ने माना था कि 1857 का विद्रोह जो था और इसका जो स्वरूप था वह राष्ट्रीय था। तो स्टार्टिंग के 3 पहले याद कर लेते हैं। वी डी सावरकर ने माना कि यह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। आर.सी. मजूमदार ने माना कि न तो यह पहला स्वतंत्रता संग्राम न ही यह राष्ट्रीय आंदोलन था। अशोक मेहता ने माना कि 1857 का जो विद्रोह का स्वरूप था वो राष्ट्रीय था। इसके बाद डॉक्टर एस.एन. सेन आते हैं। एस.एन. सेन ने माना था कि यह जो विद्रोह था वह एक धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू होता है और स्वतंत्रता संग्राम के रूप में ये
समाप्त होता है। तो ये मानना डॉक्टर एसएन सेन का था। इसके बाद एक मुंशी जीवनलाल और एक मोइनुद्दीन, दोनों का सेम मानना था कि 1857 का जो विद्रोह था वो एक सैनिक विद्रोह के रूप में उभर के आता है। तो 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था। किसका मानना था? मुंशी जीवनलाल एवं मोइनुद्दीन। इसके बाद आते हैं तो ये तीनों जो है, ये तीनों का एक ही मानना था इस विद्रोह को लेकर। दुर्गादास बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद खान और जवाहरलाल नेहरू। कौन? तो दुर्गादास बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद खान और जवाहरलाल नेहरू। इनका ये मानना था कि 1857 का जो विद्रोह है वो एक सिपाही विद्रोह नहीं बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीय जनता का एक संगठित संग्राम था। क्या मानना था? कि 1857 का विद्रोह जो था वो एक सिपाही विद्रोह नहीं था बल्कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए भारतीयों के द्वारा एक संगठित संग्राम था। ये मानना था दुर्गादास बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद खान और जवाहरलाल नेहरू का। इसके बाद एक और आते हैं भारतीय जिनका नाम है पीसी जोशी। तो पीसी जोशी का मानना था कि यह जो आंदोलन था यह राष्ट्रीय और सामान्य जनता तक फैला हुआ एक विद्रोह था। राष्ट्रीय और सामान्य जनता तक फैला हुआ विप्लव था या विद्रोह था, यह मानना था पीसी जोशी का। तो हम लोग कुछ विदेशी इतिहासकार और कुछ भारतीय इतिहासकार। भारतीय इतिहासकार में हम लोग किसके बारे में पढ़े? वीडी सावरकर, जिन्होंने कहा सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। आरसी मजूमदार, न तो पहला स्वतंत्रता संग्राम न ही पहला राष्ट्रीय आंदोलन। अशोक मेहता ने माना कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। डॉक्टर एसएन सेन ने माना कि यह धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ और स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। मुंशी जीवनलाल और मोइनुद्दीन का मानना था कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था। वही दुर्गादास बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद खान, जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह नहीं बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीय जनता का एक संगठित संग्राम था। वही पीसी जोशी का मानना था कि यह राष्ट्रीय और सामान्य जनता तक फैला हुआ विप्लव या विद्रोह था। तो ये सारे पॉइंट विदेशी इतिहासकार और भारतीय इतिहासकार का ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद आते हैं 1857 के विद्रोह पर आधारित कुछ प्रमुख पुस्तकें भी लिखी गई जो ये एग्जाम में आपका डायरेक्ट पूछा जाता है। चलिए, तो पहला था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखा था? तो वीडी सावरकर ने लिखा था। तो ये पुस्तक जो लिखा था इन्होंने 1907 ईस्वी में लिखा था। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा? तो वीडी सावरकर, विनय दामोदर सावरकर का पूरा नाम है। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर ने 1907 में लिखा था। द ग्रेट रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन किसने लिखा था? तो अशोक मेहता ने। यहाँ पे देखिए जो वीडी सावरकर, उन्होंने पुस्तक भी लिखा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और उनका कथन भी था वीडी सावरकर का तो सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। तो दोनों को आप लिंक कर सकते हैं कि वीडी सावरकर जो है उन्होंने क्या कहा कि यह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था और उनकी पुस्तक कौन सी थी? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो उन्होंने 1907 ईस्वी में लिखी थी। इसके बाद द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता। अशोक मेहता का भी कहना था कि 1857 के विद्रोह का जो था वो राष्ट्रीय था। तो ये दोनों एक साथ याद कर सकते हैं कि अशोक मेहता 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था और इनकी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन। चलिए आगे, सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसने लिखा? तो आरसी मजूमदार ने। तो आरसी मजूमदार की एक और पुस्तक, इनका मत भी था, क्या था आरसी मजूमदार का? कि ना तो ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था और न ही ये पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। तो दोनों पॉइंट एक साथ याद रखना है। चलिए, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा? तो वीडी सावरकर ने। इनका मानना क्या था? कि यह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। अशोक मेहता की पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन, इसमें इन्होंने क्या कहा? 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। आरसी मजूमदार की पुस्तक सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, इनका क्या कहना था? कि न तो यह पहला स्वतंत्रता संग्राम और न ही पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। चलिए, 1857 नाम से ही एक पुस्तक लिखा जो भारत सरकार ने इन्हें नियुक्त किया था इस विद्रोह के बारे में लिखने के लिए, अर्थात ये भारत के सरकारी इतिहासकार थे। तो डॉक्टर एसएन सेन ने 1857 नाम के पुस्तक को लिखा था। याद रखना है कि एसएन सेन भारत के सरकारी इतिहासकार थे। तो एसएन सेन का पुस्तक
1857 इनका भी मानना था। एसन सेन इन्होंने अपने पुस्तक में क्या लिखा कि यह जो 1857 का विद्रोह जो है वह एक धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ और स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। तो आपको यहाँ से दोनों पॉइंट एक दूसरे से लिंक करना है। इनका ये पुस्तक है और उस पुस्तक में इन्होंने किसके बारे में बोला है, उनका मत क्या था वो लिखा हुआ है। चलिए पीसी जोशी की पुस्तक थी रिवेलियन 1857। रिवेलियन 1857 किसने लिखा, तो पीसी जोशी ने। पीसी जोशी का यहाँ पे अभिकथन था कि यह राष्ट्रीय और सामान्य जनता तक फैला हुआ विद्रोह था। किस पुस्तक में वर्णन है, तो रिवेलियन 1857 में। इस तरीक़ा से आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए स्टार्टिंग के 5 हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी डी सावरकर, द ग्रेट रिवेलियन, अशोक मेहता, सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजुमदार, 1857 एसन सेन, और एसन सेन आपके सरकारी इतिहासकार। रिवेलियन 1857 पीसी जोशी। चलिए इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी जो लिखा वो टी.आर. होम्स ने लिखा था। यहाँ पे भी आपका म्यूनिटी नहीं, सॉरी, यहाँ पे म्यूटिनी ही हो जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी किसने लिखा, तो टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स की पुस्तक क्या थी, तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी। अब यहाँ से देखिए टी.आर. होम्स कौन थे, तो विदेशी इतिहासकार। और विदेशी इतिहासकार टी.आर. होम्स का मत क्या था इस विद्रोह के बारे में, तो यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष था। चलिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी किसने लिखा, तो टी.आर. होम्स। इसके बाद सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान ने लिखा एन एसे ऑन द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, एन एसे ऑन द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट किसने लिखा, तो सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान देखिए इनका क्या स्टेटमेंट था, सर सैयद अहमद खान, दुर्गादास बंदोपाध्याय और जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों का एक ही स्टेटमेंट था इस विद्रोह को लेकर कि 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। और अलग से इन्होंने एक पुस्तक कौन सी लिखी, सर सैयद अहमद खान ने, एन एसे ऑन द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान 1857 के कारण पर भारतीय भाषा में लिखने वाले पहले भारतीय होते हैं। आपके सरकारी इतिहासकार कौन हो जाएंगे, तो एसन सेन हो जाएंगे जिन्होंने 1857 नाम से पुस्तक लिखा, लेकिन एन एसे ऑन द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान लिखते हैं। और सर सैयद अहमद खान 1857 के कारण पर भारतीय भाषा में लिखने वाले पहले भारतीय होते हैं। तो 1857 के विद्रोह पे यह कुछ प्रमुख पुस्तकें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद अगर 1857 की क्रांति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जाना जाए वो हम जान लेते हैं। 1857 का जो विद्रोह जब हुआ था उस समय आपके इंग्लैंड के पीएम कौन थे, तो इंग्लैंड के पीएम जो आपके थे वो थे आपके लॉर्ड पॉमस्ट्रम। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड पॉमस्ट्रम। वही भारत के सम्राट कौन थे, तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय भी जिन्हें कहा जाता है। उस समय 1857 के विद्रोह के समय बताइए कि गवर्नर जनरल कौन थे या वायसराय कौन थे, तो गवर्नर जनरल आपके कौन हो जाएंगे, तो लॉर्ड कैनिंग। तो इंग्लैंड के पीएम पॉमस्ट्रम, भारत के सम्राट बहादुर शाह जफर, वही आपके गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। चलिए 1857 के विद्रोह में जो अंग्रेजों का जो कंपनी था ईस्ट इंडिया, उसका मुख्य सेनापति कौन थे, तो जॉर्ज एनीसन। 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति जो था वो जॉर्ज एनीसन था। 1857 के विद्रोह के बाद जो नियुक्त सेनापति था वो था कौन, कैंपबेल। यही जो कैंपबेल था कई जगहों पर अपना दमन चक्र चलाया और 1857 के विद्रोह को असफल करने में इनका प्रमुख योगदान रहा। तो 1857 की जब क्रांति स्टार्ट हुई थी उस समय मुख्य सेनापति थे जॉर्ज एनीसन, लेकिन उसके बाद जो नियुक्त होते हैं वो होते हैं कैंपबेल। चलिए 1857 के विद्रोह के समय जो सेना का मुख्यालय था वो कहाँ था, तो शिमला। वही तोपखाना का मुख्यालय मेरठ हुआ करता था और जो आपातकालीन मुख्यालय था वो इलाहाबाद था। ये जो आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था, तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने बनाया था। तो ये कहीं पूछता भी है क्वेश्चन कि बताइए कि 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था, तो कैनिंग ने बनाया था। चलिए महारानी का घोषणा पत्र, जब 1857 की क्रांति खत्म हो जाती है इसके बाद
क्या हो जाता है, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता है। भारत का शासन डायरेक्ट आपको महारानी के हाथ में चला जाता है, जो ब्रिटेन की महारानी होती हैं, और वो अपना एक जो राज्य सचिव होती है, भारत सचिव जो होते हैं, वो भारत में भेजते हैं। और उससे पहले महारानी का एक घोषणा पत्र जो होता है 1 नवंबर 1858 को, ये कैनिंग के समय में इलाहाबाद में पढ़ा जाता है। तो महारानी का घोषणा पत्र कब पढ़ा गया, तो 1 नवंबर 1858 को। कहाँ पढ़ा गया, तो इलाहाबाद में। किसके समय में पढ़ा गया, तो कैनिंग के समय में। तो स्टार्टिंग का ये पॉइंट एक बार रिवीजन कर लीजिए। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के पीएम पॉमस्टन, भारत के सम्राट बहादुर शाह जफर, भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग, कंपनी का मुख्य सेनापति कौन थे, जॉर्ज एनिसन। इसके बाद कौन नियुक्त होते हैं इस विद्रोह को दबाने के लिए, कैंपबेल। तोपखाना का मुख्यालय मेरठ, सेना का मुख्यालय शिमला, आपातकालीन मुख्यालय कहाँ था, तो इलाहाबाद में। किसने बनाया, तो कैनिंग ने। महारानी का घोषणा पत्र कब पढ़ा गया, तो 1 नवंबर 1858। महारानी कौन थी, तो महारानी विक्टोरिया थी। चलिए किसके समय में पढ़ा गया, कैनिंग। कहाँ पढ़ा गया, तो इलाहाबाद। चलिए कुछ और पॉइंट अगर जाने, तो 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था, वो तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। तो चर्बी वाला कारतूस का जो प्रयोग था, इसके जगह जो पहले जो बंदूक जो चलता था वो था जिसका नाम था ब्राउन बेस बंदूक। लेकिन दिसंबर 1856 ईस्वी में चर्बी वाले कारतूस, जो पहले चर्बी वाला जो कारतूस यूज हुआ जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, वो शामिल कर दिया गया। और इससे पहले जो यूज होता था वो उसका नाम था ब्राउन बेस बंदूक। तो ब्राउन बेस बंदूक पहले ख़त्म कर दिया गया, और उसके बाद दिसंबर 1856 में चर्बी वाले कारतूस एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए 1857 के विद्रोह के समय जो झंडा गीत गाया गया था, उसकी रचना किसने किया था, तो अजीमुल्ला। ये अजीमुल्ला कौन थे, तो ये अजीमुल्ला आपका जो नाना साहब थे, जिन्हें धोंदू पंत भी कहा जाता था, ये नाना साहब के सलाहकार के रूप में मेन रूप से होते हैं। तो 1857 के जो झंडा गीत की रचना किया था वो अजीमुल्ला ने किया था, और ये अजीमुल्ला नाना साहब के सलाहकार थे। चलिए 1857 के विद्रोह के समय आज़ाद ए पयामी एक क्रांतिकारी अखबार निकलता था। ये निकलता था जिसके संपादक कौन थे, तो इसके संपादक थे मियाँ बेदार बख्त। इम्पॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति के समय आज़ाद ए पयामी क्रांतिकारी जो अखबार के संपादक कौन थे, तो मियाँ बेदार बख्त थे। चलिए 1857 के विद्रोह के पहले भी मेरठ से एक अखबार निकलता था जिसका नाम था द मूव्सलाइट। ये कब निकलता था, 1846 से निकलना ये प्रारंभ हुआ था। तो इसके संपादक कौन थे, तो जॉन लैंग। ध्यान रखना है, जॉन लैंग। ये दोनों याद रखना है कि 1857 के विद्रोह के पहले जो मेरठ से निकलता था एक अखबार जिसका नाम था द मूव्सलाइट। क्या, द मूव्सलाइट कब निकलता था, 1846 में। इसके संपादक कौन थे, तो जॉन लैंग। चलिए 1857 के विद्रोह के समय आज़ाद ए पयामी क्रांतिकारी अखबार निकलता था, इसके संपादक कौन थे, तो मियाँ बेदार बख्त। चलिए 1857 की जब क्रांति हुई थी, इससे पहले जो इनकी सेना में जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी सेना में जो सर्वाधिक सैनिक भर्ती होते थे वो जो भर्ती होते थे अवध वाले क्षेत्र से और बंगाल वाले क्षेत्र से होते थे। लेकिन चूंकि इन्होंने भी क्या किया था, 1857 की क्रांति में इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। तो इसके बाद इन्होंने इसकी संख्या को कम कर दिया, और 1857 के विद्रोह के बाद जो सेना में सबसे अधिक भर्ती होने लगे वो होने लगे गोरखा, सिख, पंजाबी। क्योंकि इन्होंने इसका साथ दिया था इसलिए इनकी भर्ती ज़्यादा करने लगे, इन्होंने इसका विरोध किया था इसलिए इनकी संख्या को कम कर दिया गया। चलिए तो पूछता है क्वेश्चन कि बताइए 1857 की क्रांति में जो अंग्रेजी साम्राज्य जो था, जो आपका कंपनी था, उसमें सबसे अधिक सेना कहाँ के होते थे, तो ये सेना आपके अवध वाले क्षेत्र से और बंगाल वाले क्षेत्र से होते थे। लेकिन ये 1857 की पहले होते थे, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद आपके गोरखा, सिख, पंजाबी सबसे अधिक मात्रा में भर्ती होने लगे। चलिए 1857 की क्रांति को लेकर एक कार्ल मार्क्स का भी कहना था, विदेशी इतिहासकार में आ जाएंगे, ये छूट गया था वहाँ पे। कार्ल मार्क्स का भी कथन था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक भारतीय जनता की क्रांति थी। तो कार्ल मार्क्स का कथन था
कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए ये भारतीय जनता की क्रांति, किसका कथन, तो कार्ल मार्क्स का। चलिए 1857 का जब विद्रोह हो रहा था, उस समय आपके आगरा में जिनका जन्म हुआ था, जिनका नाम है मिर्जा गालिब, ये उस समय दिल्ली में ही मौजूद थे और उन्होंने इस विद्रोह को अपने आंखों से देखा था। तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो ये मिर्जा गालिब ने देखा था। चलिए, एक विदेशी इतिहासकार जिनका नाम है एचिसन ने माना था, एचिसन का एक मत था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, क्योंकि 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुसलमान में एकता होती है और ये दोनों मिलकर अंग्रेजी साम्राज्य का मुकाबला करते हैं। हालांकि ये आंदोलन उतना सफल होता नहीं है। तो एचिसन का क्या मानना था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए, किनका कथन, तो एचिसन का। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति किसका था, तो कार्ल मार्क्स का। चलिए, वही जो आपके बिहार के जो नेतृत्व करता थे, बिहार के जगदीशपुर के जो जमींदार थे जिनकी उम्र 80 वर्ष थे, बाबू वीर कुंवर सिंह, इनके बारे में कहा जाता है कि ये अंग्रेज़ों से कभी हारे नहीं और जब इनको एक गोली लग गई थी तो इन्होंने अपने एक बाह को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया था। तो एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है आपका बीपीएससी 2005 में आया था एक क्वेश्चन कि बताइए बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो ये 9 मई 1858 को हुई थी। तो ये ध्यान रखना है, 9 मई 1858 को बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। 1857 के विद्रोह के बाद जो भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित जो नया आयोग बनाया गया, वो आयोग का नाम था पील आयोग। तो पूछता भी है कि बताइए पील आयोग का संबंध किस युद्ध से है, तो 1857 के क्रांति से। इसमें इन्होंने पील आयोग में जो आपके भारतीय सैनिक थे और जो यूरोपीय सैनिक थे उसकी संख्या में क्या किया गया था, कुछ संख्या को घटाया गया था और कुछ संख्या बढ़ाया गया, यानी कि भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दिया गया, यूरोपीय जो सैन्य शक्ति भर्ती होते थे उनकी संख्या को बढ़ाया गया था। चलिए, तो 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित आयोग पील आयोग। 1857 की जो क्रांति हुई थी ये भी पूछता है कि बताइए इसमें जो स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक था, प्रतीक चिन्ह के रूप में किसे मनाया था, तो कमल और रोटी को मेन रूप से मनाया था, अर्थात कमल के फूल और रोटी जो था 1857 के विद्रोह का प्रतीक था। और पूछ देगा सबसे लास्ट में कि बताइए कि 1857 की क्रांति में कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो बिल्कुल अछूता था, जिसे कोई मतलब नहीं था इस विद्रोह से, वो आपका दक्षिण भारत वाला एरिया था। और दक्षिण भारत में भी आपका मद्रास, तो दक्षिण भारत का जो मद्रास था वो 1857 के विद्रोह से पूर्णतः अछूता रहा। तो इस प्रकार ये सारे पॉइंट ये जितना भी लिखा हुआ ये सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं और जितना भी यहाँ पे आपको पॉइंट लिखाया जाता है, करवाया जाता है, बताया जाता है, वो सारा आपको एग्ज़ाम को कवर करने के लिए बताया गया है और सारा एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप 1857 का जो मेन क्रांति था 3 वीडियो में ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया। तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।